कि किस तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो एक्सक्रीटा डिस्पोजल है, कैसे हमें सैनिटेशन बैरियर वहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपके आते हैं एक्सक्रीटा डिस्पोजल में। डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं आपके सीवर्ड और अनसीवर्ड दोनों एरियाज़ में, ठीक है। सीवेज आपको पता है कि जो बेसिकली जो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में जो भी एक्सक्रीटा होता है उन सबको हम, और इंक्लूडिंग वाटर, उसको हम सीवेज में काउंट करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वाटर पोल्यूशन करता है, सॉइल पोल्यूशन करता है, कंटामिनेशन करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसको प्रॉपरली डिस्पोज करना। इज इट विजिबल? ओके। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटा इट्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आई ऑलरेडी हैड टोल्ड, वी ऑलरेडी हैड डिस्कस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ पे भी हमने देखा था। इसके बाद नीड ऑफ द सोसाइटी टू डिस्पोज इट प्रॉपरली बिकॉज देयर आर अ लॉट्स ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा। सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, कंटामिनेशन ऑफ फूड हो गया, प्रोपिगेशन ऑफ फ्लाइज हो गया, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हो गया, ठीक है। तो ये जैसे सॉइल का पोल्यूट किया तो उसके अकॉर्डिंग ये मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो भी बेसिकली जो बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो भी हार्मफुल उसमें प्रेजेंट रहते हैं सब्सटेंस, वो हेल्थ हैजार्ड्स कॉज करते हैं। वो सॉइल के थ्रू भी जाते हैं, वाटर के थ्रू भी जाते हैं, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर सैनिटेशन है तो उस कंडीशन में फूड को कंटामिनेट करते हैं, इसकी वजह से जो फ्लाइज हैं वो प्रोपोगेट हो जाती हैं। और फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, ये बहुत सारी डिजीजेस को ट्रांसमिट करने में वेक्टर का काम करते हैं, तो इसलिए बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे आपने देखा यहाँ पे कि बेसिकली डिजीजेस कैसे कैरिड आउट होती हैं। तो जैसे जो फिशेस है या एक्सक्रीटा है, ठीक है, वहाँ पे अगर हम प्रॉपर सैनिटेशन नहीं रख रहे हैं तो उस कंडीशन में फ्लूइड्स के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू या जो फील्ड्स और फ्लोर्स होते हैं उनके थ्रू ये फूड में चले जाते हैं। अगर क्लीन वाटर सप्लाई है तो उस कंडीशन में आप उसको वहीं पर बैरियर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लाइज, फिंगर्स और जो फील्ड या फ्लोर है, अगर वहाँ पे सैनिटेशन आपने किया तो उस कंडीशन में आपने उसको हाइजीन के करके उसको बैरियर क्रिएट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में अगर वहाँ पे नहीं किया तो फूड के थ्रू जाएगा या फिर जो फ्लोर्स एंड जो फील्ड है उनके थ्रू जाएगा। अगर आपने वहाँ पे बैरियर क्रिएट कर दिया तो इस कंडीशन में सामने वाला जो पर्सन है वो डिजीज नहीं होगा। लेकिन अगर ये बैरियर नहीं है हाइजीन का बैरियर, तो इन फ्यूचर जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो सूनर और लेटर इसके जो कंटामिनेशन है उसकी वजह से वो डिजीज्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है आप इसको बेसिकली सैनिटेशन, जैसे ये अलग अलग बैरियर्स बताए हुए हैं जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली सैनिटेशन बैरियर है ताकि जो भी हम होस्ट है कोई भी पर्टिकुलर है उसको हम डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आता है अब मेथड कैसे करेंगे आप एक्सक्रीटा को डिस्पोज। तो उसमें आपके अलग अलग आते हैं। जैसे फर्स्ट आता है आपका अनसीवर्ड एरिया, ठीक है। तो सीवर्ड यानी कि हर जगह पे सीवेज को प्रॉपर एक जगह से दूसरे जाने के लिए जो प्रॉपर सीवेज की जो पाइपलाइंस होती है उनके थ्रू उसको कलेक्ट किया जाता है, देन लेटर ऑन उसका एक स्पेसिफिक डिस्पोजल मेथड होता है, ठीक है, उसके थ्रू किया जाता है। अनसीवर्ड एरिया में बेसिकली आपके रहते हैं सर्विस टाइप ऑफ लैट्रिन्स। हालांकि इसमें से बहुत सारे अभी मतलब प्रेजेंट कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, जैसे सर्विस टाइप ऑफ लैट्रिन्स हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट भी चल रहा है, ठीक है, साउथ में। आई जस्ट डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर। उसके बाद नॉन सर्विस टाइप होता है। सर्विस टाइप में बेसिकली हमें ह्यूमंस की नीड होती है, जो भी आपका जो एक्सक्रीटा है उसको विद द हेल्प ऑफ पेल्स या फिर जो भी रहता है उनके थ्रू वो उसको कलेक्ट करते हैं, देन उसको डिस्पोज करते हैं। नॉन सर्विस टाइप में डायरेक्टली ह्यूमंस की नीड नहीं होती है, इनको सैनिटरी लैट्रिन्स भी बोला जाता है। इसमें आता है आपकी बोर होल लैट्रिन्स है, डग वेल या पिट लैट्रिन्स हैं, वाटर सील टाइप ऑफ लैट्रिन्स है जैसे PRAI है, RCA टाइप है, सुलभ शौचालय है, सेप्टिक टैंक है और एक्वा पीवी है। सर्विस टाइप ऑफ लैट्रिन की बात करें तो बेसिकली इसमें कलेक्शन और रिमूवल ऑफ द नाइट सॉइल फ्रॉम द बकेट और पेल लैट्रिन बाय ह्यूमन एजेंसीज कॉल्ड सर्विस टाइप या कंजर्वेंसी टाइप ऑफ लैट्रिन, ठीक है। इसमें जो नाइट सॉइल है दैट इज कैरिड बाय द सोइल कार्ट टू द प्लेस ऑफ द फाइनल डिस्पोजल वेयर इट इज डिस्पोज्ड बाय आइदर कंपोस्टिंग या फिर यूरिल इन द शैलो ट्रेंच, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, नीचे एक बकेट है, ऊपर सीट कवर है। इसी तरीके से जो एक्सक्रीटा है, ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रीट आउट करता है वो बकेट में कलेक्ट होता है, लेटर ऑन इसको विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमंस ये आपका डिस्पोज किया जाता है।
ठीक है, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो भी पर्टिकुलर जो भी हैं, एक तो न्यूजेंस क्रिएट करते हैं, फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं, अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बेसिकली जो स्वीपर्स होते हैं, इन केस अगर वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, या जो जितना भी आपका जैसे यहाँ से वहाँ कलेक्ट करने के लिए जो सॉयल कार्ट्स हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में ये पर्टिकुलर एरिया में डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल हेल्थ कमेटी 1949 थी, उन्होंने रिकमेंड किया कि अनसेवर्ड एरिया में जो सर्विस लैट्रिन है उनको रिप्लेस कर दिया जाए सैनिटरी लैट्रिन्स में। ठीक है, ताकि हमें इस तरीके से डिस्पोज जो भी एक्सक्रीटा है उसको डिस्पोज करने में इश्यूज ना रहें और हाइजीनिक कंडीशन को बेसिकली अडॉप्ट की जा सके। नेक्स्ट आता है आपका सर्विस टाइप, सॉरी नॉन सर्विस टाइप। तो नॉन सर्विस टाइप में फर्स्ट आपका है, नॉन सर्विस टाइप को ही सैनिटरी लैट्रिन्स भी बोला जाता है, तो उसमें फर्स्ट आता है आपका बोर होल लैट्रिन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सैनिटरी लैट्रिन्स जो है उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है कि इट शुडंट कंटामिनेट द ग्राउंड और सरफेस वाटर, इसीलिए हमेशा ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड वाटर के कॉन्टैक्ट में ना हो। ठीक है, इसके अलावा सॉइल को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए फ्लाइज के, रोडेंट्स के, एनिमल्स के, या फिर अदर व्हीकल्स ऑफ ट्रांसमिशन जो भी हैं। ठीक है, और ऑर्डर क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बोर होल लैट्रिन बेसिकली क्या है कि इसमें जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था इसका रॉकफेलर फाउंडेशन ने किया था, इसलिए इसको रॉकफेलर फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है, फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इसका लैट्रिन का नाम है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक सर्कुलर होल होता है। ठीक है, जिसको 30 टू 40 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। इसको वर्टिकली डग किया जाता है ग्राउंड में, अप्रॉक्सीमेटेड विद द डेप्थ ऑफ 4 टू 8 सेंटीमीटर। मोस्ट कॉमनली सॉरी मीटर है ये, 4 टू 8 मीटर, या नॉर्मली 6 मीटर तक का जो डेप्थ है, 20 फीट अप्रॉक्स आप लगा सकते हैं, इतना इसको नीचे की तरफ डग किया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट की नीड होती है जिसको ऑगर बोलते हैं, AUGER। ठीक है, इसको डग किया जाता है, फिर उसके बाद इसको जो अर्दन वेयर रिंग्स होती हैं, ताकि जो आसपास की सॉइल है वो इससे पोल्यूट ना हो, तो उससे वो उसको लेयरिंग की जाती है। इसके ऊपर जो अभी ऊपर दिख रही है एक स्क्वेटिंग प्लेट, वहाँ पे बेसिकली प्लेस की जाती है, साथ में फुट रेस्ट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये सूटेबल होती है टू प्रोवाइड प्राइवेसी फॉर अ फैमिली ऑफ 5 टू 6 पीपल। ए बोर होल ऑफ अबाउट डिस्क्रिप्शन सर्व्स वेल फॉर ओवर अ ईयर, मतलब जितनी इसकी डायमेंशंस बताई हैं, 5 से 6 लोग हैं तो उनके लिए 1 साल के लिए इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, लेटर ऑन इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, उसके बाद इसमें एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो काम करते हैं, जिससे धीरे धीरे जो भी नाइट सॉइल है वो डिस्पोज मतलब बेसिकली रिड्यूस हो जाता है, हार्मलेस फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर नीड है तो फिर उसके बाद उसके पास में ही एक नेक्स्ट जो बोर होल है वो बनाया जाता है, और ये जो नाइट सॉइल उसमें जो डिस्पोज होने के बाद में जो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से इसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसके बाद ये मैन्योर की फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डग वेल या फिर पिट लैट्रिन इसको बोलते हैं। जैसे बोर होल में हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी उसको डिग करने के लिए, डग वेल जो है इसका इसके ऊपर क्या बेनिफिट है कि यहाँ पे जो एरिया होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, बहुत स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की नीड नहीं होती है। सबसे पहले ये 1949 से 50 तक ये आपका वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया था। इसमें बेसिकली एक सर्कुलर पिट अप्रॉक्सीमेटेड 30 इंचज़ जो डायमीटर है उसकी हम लेते हैं। ठीक है, और 3 टू 3.5 मीटर जो भी डग या फिर जो हमने वो वेल बनाया है वो आपका अप्रॉक्सीमेटेड इतना होना चाहिए। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है आपका इसको उसको लेयरिंग हम बनाते हैं, जो हमने वेल डग किया है जिसमें पॉटरी रिंग्स हम डालते हैं, ऊपर एक कंक्रीट की स्क्वेटिंग प्लेट होती है। ठीक है, जो ड्रॉप होल होता है प्रोवाइडेड बाय द स्लैब विच अलाउज एक्सक्रीटा टू फॉल डायरेक्टली इनटू द पिट, firmly supported on the sides and raised above the surrounding and ground level to prevent surface water entering the pit। ठीक है, ये और इसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर होता है that can be made from the material available locally। ठीक है, तो ये आपका हो गया डग वेल लैट्रिन। उसके बाद वाटर सील टाइप लैट्रिन्स आती हैं। बेसिकली वाटर सील क्या होता है कि एक जो स्पेसिफिक एक सील जो वाटर का है, एक जो
एक लेवल जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि फर्स्ट तो है कि जो भी एक्सक्रीटा है वो डायरेक्ट विजिबल नहीं होता, दूसरा जो भी ऑर्डर्स हैं वहाँ पे वो एस्केप नहीं होते, जिसकी वजह से न्यूजेंस क्रिएट नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी फ्लाइज हैं, रोडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली तो जो फ्लाइज हैं वो डायरेक्टली जो नाइट सॉइल है उसके कांटेक्ट में नहीं आती हैं, इसकी वजह से आप डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हो। वाटर सील टाइप लैट्रिन की बात करें तो दो इसमें रहते हैं, एक आपका PRA टाइप है, बेसिकली ये प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन इंस्टीट्यूट लखनऊ का है, दूसरा RCA टाइप है, दैट इज डिजाइंड बाय द रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट इन एनवायरमेंटल सैनिटेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये वाटर सील टाइप लैट्रिन है। जैसे इसमें बेसिकली इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट हम इसकी लोकेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें स्क्वेटिंग प्लेट होती है जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक पैन होता है जो नॉर्मल जो आपने देखा है जहाँ पर भी जो पर्टिकुलर पर्सन सिटिंग है उसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है दैट इज पैन। उसके बाद आपका ट्रैप होता है जो आपका बैंड दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वो वाला जैसे यहाँ पे जो है ये बैंड है दैट इज ट्रैप। उसके बाद आपकी कनेक्टिंग पाइप है ये, फिर उसके बाद आपका डग वेल आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका RCA लैट्रिन रहता है। इसमें बेसिकली जैसे लोकेशन की बात करें तो द सेफ डिस्टेंस बिटवीन द लैट्रिन एंड द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई विल डिपेंड अपॉन द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। अगर एक्सेसिव पोरस सॉइल है तो उसमें आपको अलग तरीके से देखने पड़ेगा, अगर पोरस सॉइल नहीं है तो उसमें आपको डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें देखना है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कितना है, स्लोप कितना है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है। ये सब डिसाइड करने के बाद आपका जो बेसिक है दैट शुड बी लोकेटेड विद इन 50 फीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। मतलब 15 मीटर या 15 फीट जो है वो आप इतना ले सकते हैं। शुड बी एट अ लोअर एलिवेशन टू प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा यूजुअली जहाँ पे फ्लडिंग होती है बहुत ज़्यादा, ऐसे जो एरियाज़ हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उनको हम प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी स्क्वेटिंग प्लेट है। स्क्वेटिंग प्लेट बेसिकली क्या होती है, एक स्लैब बनाई जाती है इन प्रीवियस जो मटेरियल होता है उसकी, जिसको आराम से आप वॉश कर सकें, ठीक है। उसको नॉर्मली ड्राई रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो इन जनरल डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे इसकी डायमेंशंस अप्रॉक्सीमेटेड 3 फीट स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये जो इन टोटल है ये 3 फीट के अराउंड ये स्क्वायर फॉर्म में है। इसके अलावा ये जो स्क्वेटिंग प्लेट है इसकी थिकनेस अप्रॉक्सीमेटेड 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस के अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपका स्लोप होना चाहिए टुवर्ड्स पैन अप्रॉक्सीमेटेड ½ इंच का। Circular squatting plate of approximated 3 feet diameter and 5 centimeter uniform thickness has been found satisfactory for the convenience of users, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पैन। पैन बेसिकली क्या है, ये नाइट सॉइल को रिसीव करने के लिए होता है। जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज योर स्क्वेटिंग प्लेट। उसके बाद जो आपका पैन होता है वो नाइट सॉइल को, यूरिन को या फिर जो वॉश वाटर जो हम क्लींजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको कलेक्ट करता है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटेड 17 इंचेस होती है, आपकी अप्रॉक्स 5 इंचेस इसकी विड्थ होती है, ठीक है। जो वाइडेस्ट पोर्शन होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेटेड 8 इंचेस का होना चाहिए। इसका एक यूनिफॉर्म स्लोप होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रैप। जैसे आप बैंड पाइप देख रहे हैं ये आपका ट्रैप होता है। ये बैंड पाइप होता है अप्रॉक्सीमेटेड 3 इंचेस का इन डायमीटर एंड कनेक्टेड विद द पैन। ये बेसिकली होल्ड करता है वाटर को। जो वाटर सील हमने बात की, ठीक है, तो ये वाटर सील के लिए नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इसका जो अपर सरफेस का, द डेप्थ ऑफ द वाटर सील इन द RCA इज 2 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटेड। द वाटर सील यू नो कि ये प्रिवेंट करता है जो फ्लाइज का जो एक्सेस है वो, इसके अलावा जो भी न्यूजिएटिंग स्मेल है उसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं दैट इज कनेक्टिंग पाइप, ठीक है। तो जो व्हेन द पिट इज डग अवे फ्रॉम द स्क्वेटिंग प्लेट, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले में देखा था जो हमारा बोर होल वाला था या फिर हमारा जो डग वेल था तो उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जो स्क्वेटिंग प्लेट है वो अलग है और जो ट्रैप है वो कनेक्टेड होता है आपका शॉर्ट लेंथ की जो कनेक्टिंग पाइप है अप्रॉक्सीमेटेड 3 इंचेस की, ठीक है, 3 इंचेस डायमीटर की एंड एटलीस्ट 1 मीटर इन द लेंथ विद द बेंड एट द एंड, ठीक है। लास्ट में उसमें थोड़ा सा बेंड होता है। तो इस तरीके से आपका कनेक्टिंग पाइप कनेक्टेड रहता है आपकी जो भी आपने वेल बनाया हुआ है वहाँ पे।
उसके बाद इसी में आपका डग वेल आता है। तो ये जो डग वेल होता है यूजुअली 3 इंचेस के अराउंड का डायमीटर होता है इसका, और 10 से 12 फीट का इन डेप्थ होती है, यानी कि अप्रॉक्स 75 सेंटीमीटर डायमीटर है एंड 3 to 3.5 मीटर इसकी डेप्थ है। इन लूज सॉइल एंड वेयर द वाटर टेबल इज हाई, अ लाइनिंग ऑफ अर्थनवेयर रिंग्स या फिर जो बैम्बू मैटिंग होती है वो हम उसकी रिंग अंदर बना देते हैं, ताकि जो भी बेसिकली जो भी नाइट सॉइल है वो एस्केप ना हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा सुपर स्ट्रक्चर होता है। सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली प्राइवेसी बनाने के लिए, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे वो शेल्टर टाइप बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है इसको प्रॉपरली वेल मेंटेन रखने के लिए या प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए। लास्टली इसका मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो या फिर जो इसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो जो स्वेटिंग प्लेट है उसको आप फ्रीक्वेंटली वॉश कर सकते हैं। जो भी पर्सन है उनको फ्लश करने के लिए, या जो वाटर है कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, इस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हैं। अप्रॉक्स 1 to 2 लीटर ऑफ वाटर इज सफिशिएंट फॉर RCA टाइप ऑफ लैट्रिन। ठीक है, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी लैट्रिन प्रोग्राम। के बाद आपका आता है सुलभ शौचालय। ठीक है, तो सुलभ शौचालय या जो बेसिकली क्या होता है, 2 पिट पोर फ्लश एंड कंपोस्ट टॉयलेट इसको बोला जाता है। इट डजंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक वेंट पाइप या फिर गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल एंड इट रिक्वायर्स अप्रॉक्सीमेटेड 1.5 लीटर ऑफ वाटर टू फ्लश। ठीक है, इसमें बेसिकली 2 पिट्स होते हैं, वन इज यूज्ड एट अ टाइम एंड द अदर इज यूज्ड एज अ स्टैंड बाय। ठीक है, सुलभ शौचालय का जो मॉडल था दैट इज द इन्वेंशन ऑफ पटना बेस्ड फॉर्म। ठीक है, एंड इज अ लो कॉस्ट कोर फ्लश वाटर सील टाइप ऑफ लैट्रिन विच इज नाउ बीइंग यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, जो आप अलग अलग जो एरियाज हैं वहाँ पे आप देखते होंगे, या फिर आप जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है वहाँ पे आप देखते होंगे, वहाँ पे लिखा होता है सुलभ शौचालय। तो बेसिकली वो दैट पर्टिकुलर इज दिस टाइप ऑफ लैट्रिन या फिर जो एक्सक्रीटर डिस्पोजल यूनिट आप उसको बोल सकते हैं। इसमें स्पेशली डिजाइंड पैन और एक वाटर सील ट्रैप होती है। इट इज कनेक्टेड टू द पिट 3 feet square and as deep. Excreta undergoes bacterial decomposition and is converted into the compost lastly. ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल जो है, द इन्वेस्टर्स नॉट ओनली बिल्ड बट ऑल्सो मेंटेन द सिस्टम ऑफ सुलभ कम्युनिटी लैट्रिन्स, जिससे मैंने आपको बात की। ठीक है, ये सिस्टम है, ये बेसिकली 5 रुपीज़ पर यूज़र जो है चार्ज करते हैं। दिल्ली हैज़ अडॉप्टेड दिस सिस्टम। ठीक है, एंड यू माइट हैव सीन ऑल दीज टाइप ऑफ सुलभ शौचालय वेर एवर यू गो। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। तो सेप्टिक टैंक बेसिकली क्या है कि ये जिस तरीके से आप देखें मशीनरी टैंक होता है इन विच हाउस होल्ड सीवेज इज एडमिटेड फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, बेसिकली इट इज़ जो इंडिविजुअल ड्वेलिंग्स होते हैं या इंडिविजुअल जो घर होते हैं या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउसेज या इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच हैव एडिक्वेट वाटर सप्लाई बट डू नॉट हैव एक्सेस टू द पब्लिक सीवरेज सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ के लिए हम सेप्टिक टैंक देखते हैं। सेप्टिक टैंक में बेसिकली क्या होता है, जिस तरीके से आप ये इसमें इमेज में देख पा रहे हैं, जो भी आपका जो मेन स्लज है, ठीक है, जो सॉलिड मटेरियल है दैट इज डिपॉजिटेड एट द बेस। बीच में आपका वेस्ट वाटर है और उसके ऊपर जो भी आपका जो फैटी सब्सटेंस है वो आपके स्कम की फॉर्म में आप ऊपर वाली जो लेयर होती है वहाँ पे वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसकी बेसिकली कैपेसिटी की बात करें, डिपेंड अपॉन द पर्सन ऑफ जो नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं 20 to 30 गैलन या आपका क्यूबिक आपका बेसिकली 5 क्यूबिक फीट तक का 2.5 से 5 क्यूबिक फीट पर पर्सन इज रिकमेंडेड फॉर हाउस होल्ड सेप्टिक टैंक। मिनिमम कैपेसिटी शुड बी एटलीस्ट 500 गैलन्स। लेंथ की बात करें तो ये ट्वाइस होती है जो भी आपकी ब्रेड आप लेते हैं। डेप्थ की बात करें तो 1.5 से 2 मीटर यानी 5 से 7 फीट के अराउंड इसकी डेप्थ रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लिक्विड डेप्थ होती है दैट इज रिकमेंडेड लिक्विड डेप्थ इज ओनली 1.2 मीटर। एयर स्पेस इसमें छोड़ा जाता है। देयर शुड बी अ मिनिमम एयर स्पेस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिटवीन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक। बॉटम की बात करें तो मोस्टली जो आपके सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनका स्लोपिंग टाइप रहता है टुवर्ड्स द इनलेट एंड दिस फैसिलिटेट रिटेंशन ऑफ द सॉलिड। ठीक है, उसके बाद इनलेट और आउटलेट की बात करें, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, तो इनलेट और आउटलेट जो पाइप होते हैं विच आर सबमर्ज्ड। ठीक है, कवर की बात करें तो सेप्टिक टैंक इज कवर्ड बाय कंक्रीट स्लैब फॉर सुटेबल थिकनेस। रिटेंशन पीरियड सेप्टिक टैंक्स आर डिजाइंड इन दिस कंट्री टू अलाउ अ रिटेंशन पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अगर टू लॉन्ग रिटेंशन पीरियड विल रिजल्ट इन अनड्यू सेप्टिसिटी ऑफ द effluent, whereas too short period gives insufficient treatment.
ठीक है, काम कैसे करता है ये, बेसिकली जो सॉलिड है, जैसे इमेज में देख रहे हैं, जो सॉलिड है वो स्लज की फॉर्म में आपका जो भी फ्लोर है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और जो लाइटर सॉलिड्स होते हैं, जो इमेज में देख रहा है ऊपर जो स्कम बना हुआ है, वो उसकी फॉर्म में ऊपर की तरफ आ जाता है। जो आपका जो सॉलिड्स हैं वो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, फंगाई हैं आपके, वो उस पर काम करते हैं एंड आर ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन कॉल्ड इन एनारोबिक डाइजेशन। जो स्लज है इज मच रिड्यूस इन द वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक डाइजेशन एंड इज रेंडर्ड स्टेबल एंड इनऑफेंसिव। अ पोर्शन ऑफ सॉलिड इज ट्रांसफर्ड इनटू द लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, specifically or principally methane gas जो होती है which rises to the surface in the form of bubble, जो liquid है which passes out of the outlet from the time to time called the effluent, ठीक है। It contains numerous bacteria, cyst, helminthic ova, organic matter in the solution or fine suspension। जो आपका effluent है it is allowed to percolate into the subsoil and it is dispersed by the means of परफोरेटेड एंड ओपन जॉइंटेड पाइप्स जो रहते हैं उनके थ्रू, ठीक है। इस तरीके से जो पाइप्स हैं वो ट्रेंच में अप्रॉक्सीमेटेड आपका 19 सेंटीमीटर डीप रहते हैं, और जो ट्रेंच होते हैं देन दे कवर्ड विद द सॉइल, ठीक है। जो ट्रेंच मेथड जो हम आगे देखेंगे वो सिमिलरली उसी तरीके से आप इसको बाद में डिस्पोज कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपके स्टेबल कंपाउंड्स में बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाता है, लाइक नाइट्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। ये आपकी एरोबिक ऑक्सीडेशन है। फर्स्ट यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होता है, फिर एरोबिक ऑक्सीडेशन होती है। तो सम ऑफ 2 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द प्यूरिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट आपका एनारोबिक डाइजेशन हो गया, यू नो दैट, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेज आपका एरोबिक ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली जो सोप वाटर या फिर डिसइंफेक्टेंट्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो सेप्टिक टैंक के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो इनको यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि जो बैक्टीरियल फ्लोरा है जिसको एनारोबिक डाइजेशन करना है वो उसकी एक्टिविटी को हैम्पर करता है। अनड्यू एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है, इसीलिए उसको टाइम टू टाइम डीस्लजिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। न्यूली बिल्ट अप सेप्टिक टैंक्स आर द फर्स्ट फिल विद वाटर टू द आउटलेट लेवल एंड देन सीडेड विद द राइप स्लज ड्रॉन फ्रॉम द अनदर सेप्टिक टैंक, ठीक है। जो हम राइप स्लज जो है वो जब हम इसमें सेप्टिक टैंक में डालते हैं, जब जो नया बना हुआ होता है, तो वो उसको जो भी बैक्टीरियाज हैं उसके साथ जो भी आपका स्लज है उसको डीकम्पोज करने में और जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उसकी ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। तो इस तरीके से आपका सेप्टिक टैंक काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्वा प्रीवी, ठीक है। एक्वा प्रीवी बेसिकली क्या है, जैसे सेप्टिक टैंक है वैसे सिमिलरली काम करता है। ये डिफरेंट जो आपके एरियाज है वहाँ पे यूज़ होता है। बेसिकली एक्वा प्रीवी में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सिंपल लैट्रिन है कंस्ट्रक्टेड ओवर अ सेप्टिक टैंक, ठीक है, वहाँ पे हमारा अलग था सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक मस्ट बी वाटर टाइट टू मेंटेन कांस्टेंट लिक्विड लेवल इन द टैंक। ये जो टैंक है दैट कैन रिसीव आपका ग्रे वाटर नाउ अ डेज लेस कॉमन, ठीक है। तो ये जिस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, वो आपका एक्वा प्रीवी है। ए शॉर्ट लेंथ ऑफ ड्रॉप पाइप फ्रॉम द लैट्रिन फ्लोर डिप्स इनटू द वाटर, ठीक है। द शेप ऑफ द टैंक मे बी सर्कुलर और मे बी रेक्टेंगुलर, लाइक इन दिस इमेज इट इज रेक्टेंगुलर। द साइज ऑफ द टैंक डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द यूजर, ठीक है। आपका 35 क्यूबिक फीट जो है या बेसिकली जो इसकी कैपेसिटी होती है रिकमेंडेड फॉर अ स्मॉल फैमिली, अलाउइंग 6 ईयर और मोर फॉर क्लींजिंग पर्पसेस। पब्लिक यूज के लिए भी इसको बनाया जाता है। नाइट सोल अंडरगोज प्यूरिफिकेशन बाय एनारोबिक डाइजेशन, जैसे आपका सेप्टिक टैंक में था। सिमिलरली सिंस देयर इज एवोल्यूशन ऑफ द गैसेज, अ वेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द एस्केप ऑफ द गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। द वेंट शुड बी ओपन अबव द रूफ ऑफ द ड्वेलिंग्स, ठीक है। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर होता है वहाँ पे जो वेंट पाइप्स हैं वो छोड़े जाते हैं। बेसिकली वो जितनी भी आपकी हार्मफुल गैसेज हैं या फिर जो न्यूजेंस क्रिएटिंग गैसेज हैं उनको एस्केप कराने के लिए। The effluent is far from the innocuous and it contains finely divided fecal matter in the suspension and may carry parasitic and infective agents, ठीक है। इसके अलावा ये जो वाटर होता है इसको सब सॉइल इरिगेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, और जो डाइजेस्टेड आपका स्लज होता है विच accumulates in the tank should be removed at the intervals। ये आपका होता है एक्वा प्रीवी। ये आपके अनसीवर्ड एरिया के थे जहाँ पे सीवेज सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो बेसिकली यूज होता है फेयर्स के लिए या फिर जो आपकी कैंप्स होते हैं वो भी आपके अनसीवर्ड एरिया में ही आते हैं, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे।
ठीक है। सीवर मेथड्स ऑफ द सीवर्ड एरिया की बात करें तो सीवर्ड एरिया में बेसिकली आपका रहता है कि वाटर कैरी सिस्टम एंड सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट्स होती हैं अलग अलग। जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, उसमें आपका स्क्रीनिंग होती है, आपका जो ग्रिट होती है उसमें उसको रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद उसको सेडिमेंटेशन जो आपका टैंक होता है वहाँ पे आप छोड़ते हैं। फिर उसके बाद आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है जिसमें आपके ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद जो वाटर होता है उसको डिफरेंट तरीके से आप डिस्पोज करते हैं। ठीक है, अदर मेथड की बात करें तो उसमें सी आउटफॉल होता है, जो हम जो सी में जो भी हमारा वाटर होता है या फिर जो हमारा ट्रीटेड वाटर होता है उसको डिस्पोज करते हैं। रिवर आउटफॉल होता है, सीवेज से फार्मिंग भी की जाती है, ऑक्सीडेशन प्रोन्स होते हैं। तो ये आपका यूज होता है बेसिकली सीवर्ड एरिया में। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होते हैं उसमें फर्स्ट आपका जो रॉ सीवेज होता है उसको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी सेटलिंग हो जाती है। उसमें से फिर आपका जो प्राइमरी स्लज और जो ग्रिट है, ग्रिट बेसिकली जो सॉइल और जो स्मॉल पैबल्स हो गए या जो आपके कंकड़ पत्थर है बेसिकली, आप उनको रिमूव करके आप कंपोस्टिंग लैंड फिलिंग कर सकते हैं, या फिर जो उसमें से जो इफ्लुएंट होता है उसको फर्दर आपका एरिएशन चैम्बर जो रहता है वहाँ पे भेजा जाता है, और जो सेटलिंग टैंक है वहाँ पे उसके बाद में इसकी सेकेंडरी सेटिंग होती है। ठीक है, वहाँ पे जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें एनारोबिक स्लज डाइजेशन आपका होता है, जिससे आपके मैन्योर है, बायोगैस है, या फिर जो उसको बर्न कर सकते हैं, लैंड फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सीवेज को ट्रीट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्क्रीन लगी हुई है, तो फर्स्ट आप यहाँ पे उसको बेसिकली जो भी आपका उसमें कोई भी ऐसे जो भी स्क्रीन है, स्क्रीनिंग बेसिकली जितने भी आपके जो एक तरीके से जो हैवी फॉर्म ऑफ जो भी आपके एक्सक्रीटा में या फिर जो आपके नाइट फॉल में जो भी प्रेजेंट है उसको आप रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, आपकी पैबल्स हैं, उन सबको आपको यहाँ से निकालना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्रिड चैम्बर। ठीक है, तो फर्स्ट जब आपने स्क्रीनिंग की तो वहाँ पे जो लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स थे वो आपने वहाँ से निकाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है ग्रिड चैम्बर। इसमें जब आप इसको डालते हैं तो बेसिकली ये नैरो चैम्बर होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली लॉन्ग नैरो चैम्बर है जिसको ग्रिड चैम्बर बोलते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 मीटर इन लेंथ रहता है। ये डिज़ाइन करते हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1 फुट पर सेकंड की अकॉर्डिंग जो भी आपका इफ्लुएंट है उसकी वेलोसिटी होती है, और स्पेसिफिकली 30 सेकंड से 1 जो मिनट है इतने टाइम का डिटेंशन पीरियड होता है। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी सैंड है, ग्रेवल है, जो भी हैवियर सॉलिड्स होते हैं वो सारे के सारे आपके डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, या फिर एक तरीके से जो इसका लोअर सेक्शन है वहाँ पे आप इसको वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आ गया हो आपका जो भी है आप बेसिकली जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में है। ठीक है, उसके बाद आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन उसके बाद करना होता है। तो जो सीवेज है ये बेसिकली जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो है जिस तरीके से यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, ठीक है, ये एक बड़ा सा टैंक होता है जो 1/4 to 1/3 द ड्राई वेदर फ्लो के अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब बेसिकली इस तरीके से इसमें से वो जो भी आपका इफ्लुएंट है उसकी मूवमेंट हो रही होती है, बहुत स्लोली यहाँ से मूव करता है। 1 to 2 फीट पर मिनट की जो स्पीड होती है उससे अप्रॉक्सीमेट 6 to 8 आवर्स जो है वो इन टोटल इसका टाइम रहता है। इतने टाइम के लिए इसमें आपका इफ्लुएंट रहता है। इस पर्टिकुलर जो लॉन्गर पीरियड है जितने भी कंडीशंस हैं इसमें धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होना शुरू होता है। जो भी मेटल्स हैं वो यहाँ पे सस्पेंडेड हो जाते हैं, मतलब बेसिकली जो भी आपके हैवी मटेरियल्स हैं, इफ्लुएंट है, क्योंकि इतनी स्लो मूवमेंट से जा रहा होता है तो सारा का सारा यहीं पे सेडिमेंट हो जाता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटेड 50 to 70% ऑफ जो सॉलिड्स होते हैं, जो भी हमारा वेस्ट है उसमें से वो सारे के सारे यहाँ पे बेसिकली सेटल हो जाते हैं। इसमें जो आपका रिडक्शन हो जाता है वो 30 to 40% तक का होता है, क्योंकि इसमें कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो धीरे धीरे उसका जो भी आपका जो स्लज है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी जो बेसिकली जो डिस्पोज होता है दैट इज कॉल्ड आपका स्लज। ठीक है, उसको, और जो अपर एरिया में जो हमने देखा था दैट इज कम। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट आती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपके दो काम होते हैं, एक आपका ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड है, दूसरा आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इट रिमूव्स डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड बायोलॉजिकल मैटर। Secondary treatment is typically performed in indigenous waterborne microorganisms in a managed habitat, and secondary treatment may require a separation process to remove microorganisms from the treated water prior to discharge or tertiary treatment.
ठीक है। तो इसमें बेसिकली जैसे हमने ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड है उसमें, या उसको परकोलेटिंग फिल्टर भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली देयर इज अ बेड ऑफ क्रश्ड स्टोन्स, ठीक है। उसमें 1 to 2 मीटर डीप होता है एंड 2 to 30 मीटर इन डायमीटर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जो इफ्लुएंट हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से यहाँ पे आया, प्राइमरी सेडिमेंटेशन जो सेडिमेंटेशन जो टैंक था वहाँ पे उसकी अमाउंट भी रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा अमाउंट रिड्यूस होने के साथ साथ में उसका जो बेसिकली जो भी सॉलिड पार्टिकल्स थे वो भी रिड्यूस हो गए थे, क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक में वो जितने भी हैं वो सेटल डाउन हो गए थे उसके फ्लोर पे। तो अब हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड आता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्रश स्टोन्स जो है उसका एक फिल्टर होता है, परकोलेटिंग होता है ये, ठीक है। ये डिवाइस बेसिकली इसमें होलो पाइप्स होते हैं विच हैव डिफरेंट रो ऑफ होल्स, ठीक है। उसके बाद द पाइप कीप रोटेटिंग एंड स्प्रिंकलिंग द इफ्लुएंट इन अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, जो इफ्लुएंट है उसमें जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है उसको वो वहाँ पे स्प्रिंकल करता हुआ चलता है। Over the surface and down through the filter, a very complex biological growth consisting algae, fungi, आपका प्रोटोजोआ है, इसके अलावा बैक्टीरियाज है, वो सारे के सारे वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। इसको इसीलिए जूग्लियल लेयर भी बोलते हैं। इससे पहले भी हमने जब वाटर फिल्ट्रेशन की बात की तो वहाँ पे भी हमने एक जूग्लियल लेयर पढ़ी थी, ठीक है। इसमें जो एफ्लुएंट परकुलेट थ्रू द फिल्टर बेड, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरियल फ्लोरा इन द जूग्लियर लेयर, ठीक है। तो इसके एक्शन की वजह से ये धीरे धीरे प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इन प्योरीफाइंग दो सीवेज, ठीक है। दे डोंट नीड रेस्ट पॉजेज बिकॉज विंड ब्लोइंग फ्रीली थ्रू द बेड्स, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली जितनी भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है जूग्लियर लेयर में वो सारी की सारी उसको मिलती रहती है, ठीक है। लेटर ऑन जितना भी मटेरियल वहाँ पे इकट्ठा होता है उसको हम स्लफ ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उसको वॉश, और उसके बाद जो भी फिल्टर्स है उसको हम वॉश्ड आउट कर देते हैं। बेसिकली जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है वो लाइट ग्रीन फ्लोकुलेंट मटेरियल होता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। अब जो ऑक्सीडाइज सीवेज है, अब उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो टैंक या फिर जो ह्यूमस टैंक है उनमें हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। दूसरा आपका होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बेसिकली मॉडर्न मेथड है सीवेज को प्योरीफाई करने का, है। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि जो ये हर्ट होता है बेसिकली जो भी सीवेज है आपके बेसिक एरिएशन टैंक के लिए, तो जो इफ्लुएंट हमारे पास आया है प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद में उसको मिक्स किया जाता है स्लज के साथ में, ताकि उसके बाद उसको फाइनल जो सेटलिंग टैंक होता है, ठीक है, जिसमें एक्टिवेटेड स्लज रहता है उसको उसमें डाला जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी स्लज रहता है उसमें एरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। The portion of the activated sludge to the incoming effluent is ordered to 20 to 30%. Then the mixture is subjected to the aeration chamber for 6 to 8 hours. ठीक है। आपका फर्स्ट जो था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड था, उसमें बेसिकली हमारे पास एक जो फिल्टर था उसमें पोरोसिटी थी, इसके अलावा उसमें से हम जो भी हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से हमारा इफ्लुएंट आया था उसको हम वहाँ पे स्प्रिंकल कर रहे थे, तो उससे जो सॉलिड था वो उस वहाँ पे बेसिकली कलेक्ट होता जा रहा था। उसके बाद उसमें एक जूग्लियर लेयर थी, वो धीरे धीरे उसको ऑक्सीडाइज कर रही थी एंड लास्टली हमारे पास नॉन हार्म मतलब बेसिकली नॉन हार्मफुल जो मटेरियल है वो इकट्ठा हो गया था जिसको हमने डिस्पोज कर दिया था। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमने बेसिकली क्या किया है, जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक से आया है उसको हम सेटलिंग टैंक में डाल रहे हैं, जहाँ पे हम एक्टिवेटेड स्लज उसमें डाल रहे हैं जिसमें एरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, उसको 6 से 8 घंटे के लिए वहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको मैकेनिकली एगिटेशन कर रहे हैं, फोर्सफुली उसको मिक्सिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जो भी हमारा बेसिकली जो एरिएशन टैंक है, लेटर आल्सो नोन एज डिफ्यूज एरिएशन इज कंसिडर्ड एज अ बेटर मेथड ऑफ एरिएशन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस जो एरिएशन का है इसमें वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रेट्स में, वाटर में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द जो एक्टिवेटेड स्लज हमने उसमें डाला हुआ है, ठीक है। और जितने भी डिजीज कॉजेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक टाइफाइड के लिए, कोलेरा के लिए, वो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और जो कॉलीफॉर्म्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज प्लांट्स ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेशंस। 1 एकड़ जो है 1 आर्क ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्लांट डज वर्क फॉर 10 एकर्स ऑफ परकोलेटिंग फिल्टर्स, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वो ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये आपका सारा हो गया, उसके बाद लास्टली आपका जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। जो भी ऑक्सीडाइज सीवेज था जो ट्रिकलिंग फिल्टर से लिया आपने उन सबको आपने सेडिमेंटेशन पे डाल दिया टैंक में, बेसिकली 2 to 3 आवर्स के लिए आपने उसको वहाँ पे डिटेन कर दिया एंड द स्लज कलेक्टेड इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इज बेसिकली कॉल्ड एज एरिएटेड स्लज।
or activated sludge because it is fully aerated and it differs from the sludge in the primary sedimentation tank. ठीक है, वहाँ बेसिकली यहाँ पे जो हमारा हुआ है ये सारे प्रोसेस के बाद ये इनऑफेंसिव होता है, बैक्टीरिया रिच होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फेट रिच होता है और ये बेसिकली हमारा वैल्यूएबल मैन्योर होता है जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्लज डाइजेशन एक होता है और स्लज डाइजेशन में बेसिकली जो भी हमारा सीवेज ट्रीटमेंट में हमने कलेक्ट किया है उसको हम स्लज की जो भी है हमारा वो 1 मिलियन गैलन ऑफ सीवेज प्रोड्यूसेस 50 to 20 टन ऑफ स्लज। ये जो स्लज होता है हमारा थिक ब्लैक मास होता है, 95% वाटर होता है इसमें। ठीक है, एंड इट हैज़ रिवोल्टिंग ऑर्डर, इसीलिए इसको जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसमें इसको स्लज डाइजेशन बोला जाता है। डाइजेशन इसमें बेसिकली बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो जो sludge है, if the sludge is incubated under the anaerobic autodigestion in which complex solids are broken down into the water, carbon, methane and ammonia, the volume is considerably reduced and it takes 3 to 4 weeks or longer for complete sludge digestion। ठीक है, लास्ट में जो हमारा स्लज होता है वो इनऑफेंसिव हो जाता है, स्टिकी टारी मड हो जाता है एंड ड्राई रेडली एंड फॉर्म एन एक्सीलेंट मेन्योर। तो लास्टली मेन्योर की फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टर्शरी ट्रीटमेंट से इससे पहले आपका सी डिस्पोजल भी आप कर सकते हैं। जो सी कोस्ट वाले होते हैं वहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद आप डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको लैंड फिलिंग उससे कर सकती है, कंपोस्टिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में टर्शरी ट्रीटमेंट की जब बात आती है, फाइनल ट्रीटमेंट होती है, इसमें आप नाइट्रोजन जो उसमें प्रेजेंट था उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, फॉस्फोरस का रिडक्शन कर सकते हैं एंड डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन बेसिकली डन फॉर द रिमूवल ऑफ पैथोजन्स। ठीक है, जो भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हमने वाटर प्योरिफिकेशन के टाइम पे पढ़ा था वही सिमिलरली यहाँ पे डिसइंफेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपका क्लोरिनेशन है, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं या फिर ओजोन के थ्रू कर सकते हैं। ये आता है इस तरीके से। आपका जो सीवर्ड एरिया है उसमें 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका रहता है प्राइमरी, जहाँ पे आपने स्क्रीनिंग करके आपका जितना भी हैवी मटेरियल था या जो थिक मटेरियल था उसको आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर ग्रिड चैम्बर आया, उसमें सारी चीज़ सेडिमेंट हो गई, उसमें जो मूवमेंट थी वो स्लो थी। फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक आया। ठीक है, इसमें और जो बाकी के जो सॉलिड मटेरियल थे अप्रॉक्सीमेटेड 50 to 70% इसमें सेडिमेंट हो जाते हैं। फिर आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक आपका ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड है, दूसरा आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन जब ये दोनों कर देते हैं, जब ये दोनों मेथड्स अप्लाई हो जाते हैं, देखें सेकेंडरी सेडिमेंटेशन आपका आता है, फिर आपका स्लज डाइजेशन आता है। उसके बाद आप इसको टर्शरी ट्रीटमेंट में आप उसका नाइट्रोजन रिडक्शन कर सकते हैं, फॉस्फोरस रिडक्शन कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, जितने भी आपके डिफरेंट मेथड्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, इसके अलावा ये आपका था बेसिकली लैट्रिन फॉर कैंप्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, ये भी अनसीवर्ड जो एरिया का था बेसिकली, ये उसी के अकॉर्डिंग आपका रहता है। ठीक है, जो सेम प्रोसेस हमने वहाँ देखा था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो भी हम ये स्पेसिफिक एक्सक्रीटर डिस्पोजल यूनिट्स हम बनाते हैं तो वो आपकी इसमें काउंट होती है। बेसिकली ये होती है शैलो ट्रेंच लैट्रिन है, डीप ट्रेंच मेथड है, पिट लैट्रिन है या बोर होल लैट्रिन है। ठीक है, बेसिकली जैसे शैलो ट्रेंच है तो इसमें बेसिकली एक ट्रेंच जो है वो एक्सकेवेटेड की जाती है 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 90 to 150 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक है, इसकी लेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ द यूजर, यूजुअली 3 से 3.5 मीटर 100 जो पर्सन है उनके लिए मोर देन इनफ है शैलो ट्रेंच में। ठीक है, फिर आता है आपका डीप ट्रेंच। ये मोस्ट सेटिस्फैक्टरी टाइप ऑफ लैट्रिन यूजिंग सेमी परमानेंट जो कैंप्स होते हैं, कंसिस्टेड ऑफ अ पिट विच इज 3.6 सेंटीमीटर लॉन्ग टू 0.75 मीटर वाइड बाय एटलीस्ट 2.5 मीटर डेप्थ। ठीक है, जितना डीपर होगा उतना बेटर होगा। ये जो साइट दिस साइट मस्ट बी सेलेक्टेड विद केयर, डेंजर ऑफ कंटामिनेटिंग अंडरग्राउंड वाटर एंड सप्लाईज मस्ट बी कंसीडर्ड। ये आपका डीप ट्रेंच मेथड है। बेसिकली ट्रेंच मतलब आपने वहाँ पे खोद के गड्ढा बनाया है, उसकी डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। पिट लैट्रिन्स में सिमिलरली जैसे इससे पहले हमने डगवेल और पिट में देखा था, ऐसे ही सिमिलर एक पिट एक्सकेवेट की जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो एक्सटर्नली जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका बेसिकली जो आपका इसके अंदर आपका पैन रहता है, ऊपर आपकी ये जो स्लैब रहती है। ठीक है, तो ये सिमिलर हर किसी पे, जैसे जो डीप ट्रेंच था और जो शैलो ट्रेंच था वहाँ पे भी सेम आपका ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अदर मेथड। अदर मेथड में लास्टली जो हमने देखा था, ठीक है, जो स्क्वेटिंग प्लेट थी वो
जो लास्टली ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी डीप ट्रेंच में भी रहता है, इसके अलावा शैलो ट्रेंच में भी रहता है और आपका पिट लैट्रिन में भी रहता है। ठीक है, जो सुपर स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, बेसिकली जो हम प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए देते हैं, बहुत सारी जगह अभी प्रेजेंटली बनाए जाते हैं बट कुछ जगह पे नहीं भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इस वाले सेक्शंस में आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया हुआ है, जबकि जो ये शैलो डीप ट्रेंच वाला है इसमें सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जा सके। कि ये आपका था सीवर्ड और इन अनसीवर्ड एरियाज में। ठीक है, इसके अलावा डिस्पोजल में लास्टली बात करते हैं तो सीवेज डिस्पोजल आपका जो भी एक्यूमुलेटेड है या जो भी लास्टली जो आपने ट्रीट कर दिया है आप उसको रिवर में भी डिस्पोज कर सकते हैं, आप सी में डिस्पोज कर सकते हैं, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, सीवेज फार्मिंग की जाती है, बेसिकली जो इरिगेशन का जो काम है, जो हमने लास्टली जो हमारा ट्रीटेड वाटर था, ठीक है, वो जो क्रॉप्स हैं उनको बिफोर थर्ड जो आपके टर्शरी ट्रीटमेंट थी उससे पहले वाला जो था, ठीक है, क्योंकि वो नॉन हार्मफुल होता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो जो इरिगेशन है उसमें क्रॉप इरिगेशन के लिए यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है, डिस्पोजिंग द सीवेज में हेल्प इन इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारा सीवेज इफ्लुएंट होता है, लेकिन उससे पहले उसको सेफ बनाया जाता है इरिगेशन के लिए। जैसे इस फोटो में दिख रहा है आपका सीवेज फार्मिंग। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोन्स बनाए जाते हैं, इनको लगून भी कहा जाता है, डार्क और लार्ज और शैलो पोन्स होते हैं। ठीक है, जो डिज़ाइन किए जाते हैं आपके वाटर जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहें। ठीक है, जिससे बैक्टीरियाज हैं, एल्गीज हैं, तो यहाँ पे एरोबिक और नॉन एरोबिक जो डाइजेशन होता है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसका होता है। इसके अलावा टेम्परेचर इन आवर कंट्री सुटेबल फॉर एरोबिक बैक्टीरियाज एज बैक्टीरिया विच कैन ओनली सर्वाइव इन द वार्म टेम्परेचर। इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन पोन्ड होते हैं, हालांकि दे आर नॉट काइंड ऑफ द मेथड्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बाकी मेथड्स नहीं होते वहाँ पे आप ऑक्सीडेशन पोन्ड्स को कर सकते हैं यूज़। ठीक है, तो ये आपका सारा था जितने भी मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, कैसे आप जो आपका नाइट सॉइल है या एक्सक्रीटा है उसको डिस्पोज कर सकते हैं, कैसे आप उनको मैनेज कर सकते हैं ताकि वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल ना हो। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।